Evening, everyone. Am I audible to all of you properly? ऊपर हैंड रेज़ कीजिए। देखिए, आज से हम क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं। किसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं? बीएनएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने आईपीसी पढ़ा होगा, तो आईपीसी इन कंपैरिजन विद बीएनएस जो भी चेंज होगा बीच-बीच में बताती जाऊंगी। ऐसे अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ से किसी को क्या कंसेप्ट याद रहते हैं पुराने, ठीक है, सेक्शन नंबर याद रहते हैं। तो बाई चांस कुछ चेंज हुआ होगा तो आई लेट यू नो। ओके, बाकी मतलब ठीक है, अगेन की प्री मेंस के अकॉर्डिंग पूछा जाए, मतलब जो भी है प्रिपरेशन में वैसे प्रिपरेशन करवाऊंगी आपको। एक एक क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जा सकता है, एंड बीच बीच में बताती जाऊंगी भाई ये क्वेश्चन आपका मेंस के लिए जरूरी है, ये क्वेश्चन प्री के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी अननेसेसरी बातों पे। देखिए, हाँ मैं ये भी बता देती हूँ, 2 दिन की डेमो रहेगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, अलॉन्ग विथ रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएगी डेली बेसिस पे। तो देखिए, इसका नाम ये भारतीय है, ये भारतीय है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगी। देखिए, व्हाट इट इज, ये एक्ट नंबर 45 है 2023 का। तो इसमें हमें कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ, ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा इंडियन पीनल कोड था वो भी एक्ट नंबर 45। अगेन, इसके एनेक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023 है और एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024 है। भाई ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डेट कौन सी डेट होती है? जिस दिन जो प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और जिस दिन से ये एक्ट एनफोर्समेंट में आया। तो आपको ये तीन आपके प्री के क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुके हैं कि ये एक्ट नंबर कौन सा है, एनेक्टमेंट डेट क्या है और एनफोर्समेंट डेट क्या है। इससे पहले सब्सटेंटिव लॉ, देखो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ? निकिता मैम क्लास में है? मैम सब्सटेंटिव में राइट एंड लाइबिलिटी बताते हैं, बट इन प्रोसीजर लॉ उनको इन्फोर्स कैसे करना है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आता होगा कि सब्सटेंटिव लॉ, देखिए नाम क्या है इसका, सब्सटेंटिव लॉ। जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वहां पे आपको डेफिनेशन दिखेगी, राइट्स दिखेंगे। ठीक है, और जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं वहां पे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता है, आप यहाँ पे ये सीखोगे थेफ्ट की डेफिनेशन क्या है, रॉबरी की डेफिनेशन क्या है, डकैती की डेफिनेशन क्या है। आप यहाँ पे ये नहीं सीखोगे कि यहाँ पे एफआईआर कैसी लगाई जाती है, कंप्लेन कैसी लगाई जाती है। ये सब किसका पार्ट है? तो इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। एंड जो इसका प्रोसीजर दिया गया है वो किसमें दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दिया गया। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपका कि इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। कौन सा लॉ है? सब्सटेंटिव लॉ है। और प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दिया गया है। ठीक है, 358 सेक्शन है, 20 चैप्टर है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। 358 सेक्शन है और 20 चैप्टर है। आपके मन में ये डाउट रहेगा कि मैम पहले 511 सेक्शन थे, मतलब जिसने बीएनएस स्टार्ट ही नहीं किया तो उनके मन में ये डाउट रह सकता है कि मैम पहले तो 511 सेक्शन थे, अब ये 358 इसमें क्या डिलीट हुआ है? कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जब पहले हम डेफिनेशन की बात करते थे, ठीक है, वहां कहाँ लिखी हुई थी? 6 से लेकर 52A आईपीसी। ठीक है, तो 50 सेक्शन, 48 सेक्शन के बीच में ये डेफिनेशन दी गई थी। अब यदि भारतीय न्याय संहिता की बात करोगे तो ये डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में दी गई। मोस्टली बहुत सारे जो सेक्शन हैं, जो जैसे थेफ्ट के सेक्शंस है उनको मर्ज कर दिया है, कॉइन्स के सेक्शन है, गवर्नमेंट स्टैम्प के सेक्शन है, उनको मर्ज कर दिया है। डिलीट एज सच कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 95% सिमिलर है। ठीक है, कुछ 5% एडिशन डिलीशन हुआ है या कुछ चेंज हुआ है तो बता दिया जाएगा। और होल ओवर इंडिया में आपका बीएनएस लागू होता है। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट करवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। एक्ट नंबर 45 है, यदि आप स्क्रीन पे ना भी देखें, दिस इज एनेक्टमेंट। जो इसकी एनेक्टमेंट डेट है वो 25 दिसंबर 2023 है। मैं मानती हूँ सबको पता होगा। एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024 है। इन तीनों की तो मैं, यदि किसी को नहीं पता तो वो गलत बात है। बाकी लॉज की नहीं पता तो वो चलता है कि 1860 में बना, 63 में बना, लेकिन इन तीनों जो नए लॉज हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के बारे में। प्रोसीजरल लॉ नहीं है, इट इज सब्सटेंटिव लॉ, ये डिफाइन करता है चीजों को, राइट्स बताता है। अगेन 358 सेक्शन है और आपको यहाँ पे 20 चैप्टर दिखेंगे।
संपूर्ण भारत में अप्लाई होता है। संपूर्ण भारत में अप्लाई होता है, कहीं भी किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं है कि कहाँ अप्लाई नहीं होता, कहाँ नहीं। अब ये सिंपल सी बात, टेरिटोरियल एक्सेस है, संपूर्ण भारत पर अप्लाई होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपका क्योंकि हम मेंस की तरीके से पढ़ रहे हैं तो ऐसे थोड़ी कि बेयर एक्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, खुद ही सोचिए। कभी कभी आप देखते हो प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव थ्योरी, ऑफेंस होने से पहले ही क्या कर दिया गया, ऑफेंस होने से पहले ही उसको रोक दिया गया। जैसे आप बीएनएसएस में पढ़ोगे कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि ऑफेंस, मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मेरी मेरी जुरिडिक्शन में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, तो क्या कर दिया जाएगा, उसे अरेस्ट कर लिया जा सकता है। ठीक है, उसे अरेस्ट कर लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है प्रिवेंटिव थ्योरी। इसे क्या कहा जाएगा, प्रिवेंट, लाइक ऑफेंस होने से पहले उसको क्या कर दिया है, रोक दिया गया। दूसरा, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, देखो नोट्स मैं दे दूंगी, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप लोग अपना अपना स्पाइरल लेकर बैठोगे, क्योंकि जब आप लिखते जाते हो तो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से याद होती हैं। तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, दिख रहा है बदला, कि रेट्रिब्यूट, इसने तेरी आंख फोड़ी तो इसकी आंख फोड़ दे, इसने तेरे पैर तोड़े तो इसके पैर तोड़ दे, है ना, बदले की भाग, लाइक आई फॉर एन आई। तो दिख रहा है यहाँ पे रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या होती है, जिसके अंदर बदला के, कि जैसा जिसके साथ किया गया है वैसा वो है उसके साथ किया जाए। द थर्ड वन, प्रिवेंटिव रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये सब चीजें हम देखते हैं, जे में देखते हैं। ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर, मतलब ऑफेंस करने के बाद भी व्यक्ति को बॉन्ड लेकर छोड़ दिया जाता है। एडमोनिशन की, हर इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियां उसको अपराधी बनाती है, मतलब सिचुएशन। कोई भी इंसान जो ऑफेंस करता है, ऐसा नहीं है कि भाई उसके मन में था, जैसे चोर है तो इसको स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि वो चोर ही था, ऐसी सिचुएशन अराइज हुई कि वो चोर बन गया। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी, अभी हम देखें क्या नया ऐड हुआ है, तो बताइए। हमने ये जो नए 3 कानून ऐड हुए हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज, इसमें क्या ऐड हुआ है रिफॉर्मेटिव का, कोई भी बता दीजिए। रिया मैम, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी ठीक है, कम्युनिटी सर्विस ऐड हुआ है, आप लोगों को बहुत सारी जगह दिख जाएगा, जैसे थेफ्ट, यदि फर्स्ट टाइम थेफ्ट का ऑफेंडर है तो उसे कम्युनिटी सर्विस की सजा देकर रिलीज किया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कि जैसे बोल दिया जाएगा पेड़ लगा कर आ जाओ, अनाथ आश्रम में पैसे बांट कर आ जाओ, लाइक दिस इज इस तरीके से डिफाइन है कि मतलब सोसाइटी के भले के काम करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ थ्योरीज हैं, आ जाइए देखते हैं। इसमें अच्छे से नहीं लिखा हुआ, बनाते हैं। हम्म, देखिए सबसे पहले लिखी हुई है, हाँ, डिटरेंट थ्योरी भी एक थ्योरी है, कि आपको क्या कर दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा। जैसे कि यदि किसी की मृत्यु कर दी आपने, यदि किसी की मृत्यु कर दी है, मर्डर कर दिया है, तो डेथ की पनिशमेंट होगी, रेप कर दिया है, डेथ की पनिशमेंट होगी, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा। तो ये क्या है, डिटरेंट थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है, डिटरेंट थ्योरी। तो आ जाइए क्या लिखा हुआ है, कि दिस थ्योरी focuses on deterring offender from criminality and repeating the same crime in future। नीड का कोई एस्पेक्ट करता। ठीक है, तो क्या लिखा है कि डिटरेंट थ्योरी में फोकस किया जाता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको डराया जाए और सेम क्राइम इन फ्यूचर करने से रोका जाए। ये थ्योरी एक लेसन है मेंबर ऑफ सोसाइटी को, जो मतलब आप उनको बता दिए जाएंगे कि यदि तुमने ऐसा क्राइम किया तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। इट इज डेटरेंट थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, ठीक है, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब है, अगेन मैंने आपको बता दिया, आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट। तो ये किस सेइंग पे बेस्ड है, ये सेइंग पे बेस्ड है, टिट फॉर टैट और आई फॉर आई और टीट फॉर थीट। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है तो उसे सिमिलर अमाउंट ऑफ पेन दिया जाए, क्या दिया जाए, सिमिलर अमाउंट ऑफ पेन दिया जाए। फिर प्रिवेंटिव थ्योरी मैंने आपको बता दिया, प्रिवेंटिव थ्योरी, बिफोर ऑफेंस ऑफेंसेस स्टॉप्ड, कि ऑफेंस कमिट होने से पहले उस ऑफेंस को क्या कर दिया जाएगा,
रोक दिया जाएगा। तो ये है मतलब प्रिवेंटिव थ्योरी। एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जैसा मैंने आपको कहा कि नो बडी इज इंडीड अ क्रिमिनल बाय बर्थ, कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता है। क्राइम समटाइम्स हैपन एक्सीडेंटली और सिचुएशनली। ठीक है, इन दिस केस मतलब रिफॉर्मेटिव थ्योरी में व्यक्ति को मौका दिया जाता है, चांस दिया जाता है अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का। जैसे हम देखते हैं जुवेनाइल होम, छोटा बच्चा है, कोई ऑफेंस कर देता है तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाएगा। तो ये सब किसके पार्ट है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी के पार्ट है। और एक्सपायरेटरी थ्योरी, व्यक्ति को आइसोलेशन में डाल दिया जाता है। ठीक है, एक बार वापस कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने? एग्जाम का क्वेश्चन, आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। एक हमने पढ़ी डिटररेंट थ्योरी, एक हमने पढ़ी रिफॉर्मेटिव थ्योरी, एक हमने पढ़ी रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव। एक हमने पढ़ी प्रिवेंटिव थ्योरी, और एक हमने जो थ्योरी पढ़ी वो पढ़ी एक्सपायरेट। एक बार सब हैंड रेस कर दीजिए, इसमें कोई परेशानी होने की मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। ठीक है, मैं मानती हूँ सबको समझ में आ गया हो। अगेन, ठीक है, अब यहाँ पे ऑफेंस देखिए कि ऐसा नहीं है कि हर चीज ऑफेंस हो। मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, मैंने पड़ोस के हलवाई की दुकान से जलेबी चुरा ली, भाई महंगी जलेबी हो वो बात की बात है, ठीक है, मोटी सी महंगी घी की जलेबी, लेकिन एक छोटी सी जलेबी चुरा ली, मैं समोसा खाने गई थी, तो ये ऑफेंस नहीं है। ठीक है, ये ऑफेंस नहीं है। ऐसे तो वो तो ऐसे करके मुझे जेल में डाल देगा, तो जी नहीं। हर एक एक्ट और ओमिशन जिसे बीएनएस ने पनिशेबल बनाया है या किसी अदर लॉ ने, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ये तो बीएनएस की डेफिनेशन आप देखोगे कि ऐसा कोई एक्ट और ऐसा ओमिशन जिसे पनिशेबल बनाया गया है। आप ऑफेंस डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। बीएनएस ने जिसे ऑफेंस डिसाइड मतलब बता दिया, पनिशेबल बताया, वह ऑफेंस है। और यदि हम बीएनएसएस को देखें, बीएनएसएस की डेफिनेशन का सेक्शन नंबर 2 देखेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है ऐसा एक्ट और ओमिशन, ऐसा एक्ट और ओमिशन जिसे बीएनएस ने पनिशेबल बनाया है और एनी अदर लॉ ने फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफेंस घोषित कर दिया है। तो कभी भी आपके पास में डेफिनेशन आए तो आपको बीएनएस की भी डेफिनेशन लिखनी है और बीएनएसएस की भी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, बहुत सारे मतलब आप नोट्स में भी देखोगे और आपको मेंस में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी सेक्शन आपसे पूछा जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई भी सेक्शन पूछा गया 4 नंबर का, इंटर रिलेटेड सेक्शन, जो भी आपसे इंटर कनेक्टेड सेक्शन दिख रहे हैं वो सब सेक्शन आप लिख कर आ जाए। ठीक है, क्योंकि मेंस में अगेन सबको सब आता है, जो प्री क्लियर करके आया है उसको सब आता है मोस्टली लॉ में। ठीक है, आपको क्या लिखना है एडिशनल? आपको वहां पे इंटरकनेक्टेड सेक्शन लिखने हैं और क्या लिखना है? आपको केस लॉज लिखने हैं। यही तो आपको अलग बनाएगा, बाकी तो क्या अलग बनाएगा? जो बेयर एक्ट का प्रोविजन है वो जो प्री क्लियर करा है वो व्यक्ति भी लिखेगा। तो इंटरकनेक्टेड सेक्शन और केस लॉ और थोड़ा बहुत जो आपको एडिशनली आता है आप लिख कर आ जाओ, तो हो सकता है मार्क्स आपको आधे आधे नंबर ज्यादा मिल जाए। ठीक है, आधे आधे नंबर बहुत मैटर करते हैं मेंस। तो किसने इसने क्या कहा कि क्राइम क्या है, ऑफेंस क्या है? एक अनलॉफुल एक्ट है। क्या है? एक अनलॉफुल एक्ट है कि जो लॉफुल नहीं है, काम जो आपने किया वो अनलॉफुल है, फॉरबिडन है, पनिश्ड बाय लॉ है। ऐसा लॉ जो स्टेट ने बनाया है या किसी लॉफुल अथॉरिटी ने बनाया है। ये केवल आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि जब यदि भी मतलब क्राइम होता है, तो जैसे मोहन ने सोहन के मतलब सोहन के रॉबरी कर ली, डकैती कर ली, पैसे चोरी कर लिए, तो जब केस लगेगा तो सोहन वर्सेस रोहन नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, जब भी क्रिमिनल की बात होती है तो ऐसे केस नहीं लगेगा कि मोहन ने सोहन के पैसे चोरी करे या मोहन ने सोहन के लाइक वो करे। सोहन वर्सेस मोहन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा लाइक, स्टेट वर्सेस मोहन। ठीक है, यदि सोहन कहाँ का है, सोहन यदि राजस्थान का है, तो आप हमेशा याद रख लो, आपके जजमेंट राइटिंग में भी काम में आएगा। तो जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन, तो आप बस ये ध्यान रखना कि जो क्राइम होता है, जो ऑफेंस होता है, कभी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को मारा, किसी व्यक्ति को मारा, तो वो तो किसी को भी मार सकता है। तो केवल पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ आपने एक्ट नहीं किया, हार्मफुल एक्ट, आपने पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी, पूरे स्टेट के लिए, पूरे स्टेट के खिलाफ आपने क्या कर दिया? ऑफेंस कर दिया। पब्लिक वेलफेयर में भी
क्या है, मतलब पब्लिक वेलफेयर को इंजीरियस कर दिया। ठीक है, तो ये क्राइम की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि इट इज एन अनलॉफुल एक्ट जो पनिशेबल किया गया है लॉ के द्वारा। ये केवल पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, ये सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट और इंजीरियस टू पब्लिक वेलफेयर। अब मेन प्रिंसिपल तो अगेन कुछ भी नहीं है, सेम चीजें लिखी हुई है कि जब तक कोई भी एक्ट क्राइम नहीं होता, जब तक कि उसे क्राइम नहीं बनाया गया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पनिश नहीं होता विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, और ये सब पता ही है आपको कि किसी भी व्यक्ति को है ना, किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं सुनाई जा सकती जब तक कि लॉ ने एनेक्टमेंट नहीं कर रखा। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल कौन सा है, कोई भी बता दीजिए। नो मैम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज मैम कौन सा 20 है? 20, अरे 20 तो है, एक वन सबको 21 पता है 20 के 21 बाद में। एक बार मैं 21 21 तो नहीं है, कोई और? मैम 20 क्लोज 1। 20 क्लोज 20 क्लॉज 1 मैम 20 का 1 20 का वन ना, 20 में सुना 20 का वन। ठीक है, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। ठीक है, 20 का वन। अब आ जाइए, अब देखिए हमने पढ़ा कि क्राइम, अब मान लीजिए कि मैं रास्ते से जा रही थी, फिर मैंने क्या करा, गलती से मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से किसी को हर्ट कर दिया। ठीक है, पता ही नहीं, गलती से किसी की साइकिल पे, मतलब साइकिल पे लग गई, तो मैंने ऑफेंस कमिट किया क्या? भाई ऑफेंस कमिट होने में आपको ध्यान रखना है, ऑफेंस कमिट होने में मेंस्ट्रियस जो भी आप बोलते हो, और एक्टस्ट्रियस क्या होते हैं अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। मेंस्ट्रियस और एक्टस्ट्रियस। मेंस्ट्रियस मतलब आपका माइंड, आपका गिल्टी माइंड। माइंड भी कैसा होना चाहिए, गिल्टी माइंड। और जस्ट मैंने सोचा कि मुझे क्या कर रहा है, जस्ट मैंने सोचा कि वो साइकिल पे जा रहा है, मैं इसको क्या करती हूँ, गिरा देती हूँ। ठीक है, तो ये गिल्टी माइंड मेरा सोचना अकेला ऑफेंस नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, वो सब नीचे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस स्टेज पे पढ़ना जरूरी नहीं है कि जस्ट गिल्टी माइंड होना ऑफेंस नहीं है। मैं नींद में हूं और मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह उठ के मुझे इसको जहर देना है। ठीक है, मुझे बस जहर देना है, मैं ये सोचा, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। आपको उसके लिए कुछ एक्ट करना पड़ेगा। ऑफेंस की दो चीजें आपको याद हो गई कि ऑफेंस के लिए आपका क्या होना चाहिए, ऑफेंस के लिए मेंस्ट्रियस प्लस एक्टस्ट्रियस और ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ऑफेंस कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग। खिलाफ आप ये यहाँ देखोगे, इसमें देखोगे बीएनएस में कि मतलब एनिमल के खिलाफ ऑफेंस कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि ऑफेंस एनिमल के खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन एनिमल ऑफेंस करेगा तो बीएनएस में नहीं आएगा। ऑफेंस का ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ह्यूमन बीइंग, सामने वाला व्यक्ति जो भी ऑफेंस कमिट हो रहा है, कर रहा है, वो क्या होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। और एक और चीज देख लेते हैं, इंजरी और हार्म होना चाहिए। तो आ जाइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें डिटेल में है तो मैं इसमें भेज, देखिए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये बीएनएस में लिखा जाएगा। देखो आईपीसी मतलब ह्यूमन बीइंग जब हम पहले देखते थे आईपीसी में, तो वहां डिफाइन नहीं किया गया था। वहां पे आप देखोगे पर्सन, पब्लिक, कभी देखा है आपने ह्यूमन बीइंग, वहां पे लिखा रहता था मैन, वुमेन। ठीक है, तो नहीं डिफाइन किया गया था, लेकिन है ना, देखो क्या लिखा हुआ है कि आईपीसी में लिखा हुआ था, लेकिन आईपीसी में क्या लिखा हुआ था, मैन वुमेन लिखा हुआ था, मैन वुमेन। लेकिन अभी अपन बीएनएस में देखेंगे, तो ह्यूमन बीइंग मस्ट कमिट wrongful एक्ट, मतलब समझ में आ रहा होगा, ह्यूमन बीइंग मस्ट कमिट wrongful एक्ट, इट मीन्स एनी नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स आर नॉट कंसीडर्ड इन द कैटेगरी, देयर मस्ट बी नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे अपन चाइल्ड भी देखेंगे, एडल्ट शब्द थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, 12 साल से छोटा बच्चा होता है उसको भी ऑफेंस की कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपके सामने भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो वर्ड आपने बोला, जो भी वर्ड बोला, ये पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, तो क्या इसके अंदर कंपनी आएगी? कंपनी तो कोई इंसान नहीं, कंपनी तो कोई इंसान नहीं है। तो जब भी आप यहाँ पे एक शब्द देखोगे बीएनएस में पर्सन, तो वहां पे लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। समझ रहे हो कि पर्सन का मतलब, चलो ठीक है, जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं,
तो ह्यूमन बीइंग तो सही है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो सही है कि लिविंग पर्सन होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, लेकिन अब आप यहाँ पे 226 में किसकी डेफिनेशन देखोगे? पर्सन की डेफिनेशन देखोगे। पर्सन के अंदर कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी कॉर्पोरेट सब आते हैं, सब आते हैं। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल और जुरिस्डिक्शनल, मतलब ये जो होता है ना पर्सन जिसे लॉ बनाता है, जिसे लॉ बनाता है, वह भी आती है, ठीक है। तो लेकिन अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो क्या? कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कंपनी को आप रेप, मर्डर, इनमें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो मैं मानती हूँ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे अच्छे से डिफाइन था, तो हमने पढ़ लिया कि यही कहिए से, मतलब इसमें थोड़ा सा कम डिटेल में है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पर्सन है उसके अंदर आर्टिफिशियल पर्सन और जुडिशियल पर्सन दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, लेकिन कुछ क्राइम ऐसे हैं जो केवल ह्यूमन ही कमिट कर सकते हैं। कुछ क्राइम कैसे हैं? तो रेप में, आप रेप में डायरेक्टर मैनेजर को कैसे करोगे? डायरेक्ट, ये तो पर्सनली ऑफेंस करेंगे ना। रेप में, मर्डर में तो ये तो पर्सनली ऑफेंस करेंगे ना, कंपनी थोड़ी ऑफेंस करेगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कंपनी ने रेप किया तो डायरेक्टर को घोषित किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समझिए कि दोज क्राइम्स व्हिच कैन ओनली बी कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग, जैसे बायगमी, कंपनी बायगमी थोड़ी करेगी। तो सच एज रेप, मर्डर, बायगमी, तो इनको ऐसे ऑफेंस के लिए पनिशेबल नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कंपनी को गिल्टी क्राइम्स के लिए ठहराया जा सकता है, विच आर पनिश्ड एक्सक्लूसिवली और ऑल्टरनेटिवली विद फाइन, ठीक है। आप ऑफेंस में यदि इन, मतलब यहाँ पे होता है ना, लिखा रहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स और फाइन, भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो आप यहाँ पे जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऑफेंस हुआ है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ठीक है, और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैनेजमेंट, इनको आप जेल की सजा सुना सकते हो, सुना सकते हो इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर। लेकिन अब ऐसे सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए, तो अब कंपनी को कैसे सजा सुनाए? तो यदि ऑल्टरनेटिवली फाइन का ऑप्शन है, तो कंपनी को आप कैसे मतलब सजा सुना सकते हो, फाइन की सजा सुना सकते हो। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे बात आती है मेनस्ट्रिया, देखते हैं सेकंड मेनस्ट्रिया ही लिखा है क्या? मेनस्ट्रिया, मेनस्ट्रियस, जैसा भी आप बोलो, मेरा प्रोनाउंसिएशन यही। देखो कि कोई भी एक्ट व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं बना देता, कि मेयर एन एक्ट डज नॉट मेक एनी पर्सन क्रिमिनल इफ इट इज डन विदाउट क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति का एक्ट करना ही क्रिमिनल नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बताया गलती से जा रही थी और गलती से हर्ट कर दिया, गलती से किसी को गिरा दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे उठा के जेल में बंद कर देंगे, कि मेंस्ट्रुअस होना जरूरी है, मतलब मेरा क्रिमिनल नॉलेज, हमेशा दोनों चीजें साथ में पढ़ी जाएगी इसमें, बीएनएस में, क्रिमिनल नॉलेज एंड क्रिमिनल इंटेंशन। जहां जहां, जैसे अब जहां जहां, एक दो तीन चीजें याद रख लो, जहां जहां आप एक्ट देखोगे, वहां वहां आप ओमिशन भी देखोगे बीएनएस में। आप कभी भी डेफिनेशन लिख कर आ रहे हो, तो जहां जहां आप एक्ट देखोगे ना, वहां वहां आपको ओमिशन भी लिख कर आना पड़ेगा। तो मोस्टली जहां जहां क्रिमिनल नॉलेज देखोगे आप, वहां पे क्रिमिनल, मोस्टली वहां पे क्रिमिनल इंटेंशन भी आप देखोगे। तो क्या लिखा है कि मेयर एन एक्ट डज नॉट मेक एनी पर्सन क्रिमिनल, कि कोई भी एक्ट अकेला ही व्यक्ति को क्रिमिनल नहीं बना देता, अनलेस इट इज डन विदाउट, मतलब अनलेस इट इज डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, या इफ इट इज डन विदाउट क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। इट कुड बी एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, ठीक है, ठीक है। ये आपको सब, मतलब यदि आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा होगा एक्टस नून फेसिट रियम निसी मिन्सिट रियम, जिसका मतलब है कि हर ऑफेंस में अलोंग विथ गिल्टी एक्ट क्या होना चाहिए? गिल्टी माइंड भी होना जरूरी है, ठीक है। अलोंग विथ गिल्टी एक्ट गिल्टी माइंड होना जरूरी है। तो ऑफेंस की डेफिनेशन का क्या इक्वेशन हो गया? एक्टस रियस प्लस मीन्स रियस, ठीक है। तो आर वर्सेस ऑल डे ये देख लेना,
ये सब पुराने केस लॉज हैं, आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस ऑल्डे, कि किसी भी व्यक्ति का नो मैन इज गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी, कि किसी भी व्यक्ति को गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसका माइंड गिल्टी हो। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए जितना पढ़ा है समझ में आया। हमने अभी तक क्या क्या पढ़े, प्री के 4-5 क्वेश्चन पढ़े, डिटरेंट थ्योरी पढ़ी मेंस के लिए, और हमने क्राइम ऑफेंस, ठीक है, इसको पढ़ा, और हमने इन 4 पॉइंट्स पढ़े। व्हाट इट दे मैम वो केस मतलब, का नेम बता दो एक बार फिर से। देख लो, आर वर्सेस ऑल्डे। ठीक है, आर वर्सेस ऑल्डे। ठीक है, फिर हमने 4 चीजें पढ़ी कि किसी भी ऑफेंस में 4 चीजें होनी जरूरी है, ह्यूमन बीइंग, मेनस्ट्रियस, इक्विस्ट्रियस, इंजरी और हार्म। आ जाइए मेनस्ट्रियस। अब आपने बोला कि along with guilty act there should be guilty mind। तो आप आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये चीज जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से ऑफेंस हैं जिसमें केवल मीन्स ही मतलब चल जाएगा, यदि आपने दिमाग में गिल्टी माइंड ही रखा तो भी ऑफेंस क्या हो जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो आप सभी लोग? मैं मानती हूँ समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार माइक ऑन कर लेना। कि क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है जहां पे केवल एम आर इज इक्वल टू ऑफेंस। ऐसी कौन सी जगह है पूरे अपन बीएनएस में कि जहां पे केवल मेंस्ट्रियस होना ही क्या है, ऑफेंस है। तो आप देखोगे 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था आईपीसी में। ठीक है, यहाँ पे आईपीसी लिखना है हमको कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब सेक्शन 61 का 1 देखोगे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपने यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है किसी व्यक्ति के साथ में मिलके कुछ ऑफेंस की, ठीक है, तो वहां पे ऑफेंस का कमिट होना जरूरी नहीं है। कैसे, मैं बताती हूँ, Excuse me, ma'am. मैं बता रही हूँ, एक सेकंड ना दो, फिर बताते हैं। पूछते हैं, देखिए, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति मिलकर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, कि 2 व्यक्ति मिलकर अग्रीमेंट करते हैं, यहाँ पे वर्ड दिखेगा अग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, ऑफेंस, अभी यहाँ पे 2 थे, मोहन सोहन थे। इन दोनों ने मिलकर क्या करा, रोहन नाम के व्यक्ति को मर्डर करने के लिए रेलवे स्टेशन, मतलब ये इनको पता था कि जयपुर रेलवे स्टेशन पे ये रोहन नाम का व्यक्ति आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ने एग्रीमेंट करके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी कि हमें रोहन को मारना है, हमें रोहन को मारना है। डन। पहुंचे, पता चला ट्रेन निकल चुकी थी। यदि मान लीजिए कि किसी मतलब पता चलता है तो इनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अभी तक एक्ट नहीं हुआ है, अभी तक एक्ट नहीं हुआ है, इन दोनों व्यक्तियों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब जस्ट इनका एमआर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोचना, ये क्या है, ये ऑफेंस है। पूरी की पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सेक्शन 61 में। पूछिए ध्रुव। Ma'am, in conspiracy, till how much people we need to do an act? मोर देन वन। ठीक है, ये डेफिनेशन का पार्ट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक से ज्यादा व्यक्ति। आ जाइए, अब यहाँ पे हमने मेन स्ट्रियस के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे अब और भी चीजें देखो। आप मेन स्ट्रियस के बारे में कोई मेरी हेल्प कर देना। सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सा है ये सेक्शन 14, जल्दी से बता दीजिए। मैम टू और मोर या फिर ओनली वन एक पर्सन से हो। ज्यादा, एक से ज्यादा तो मतलब 2, एक से ज्यादा तो ज्यादा ही हो सकते हैं ना, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा का ओके मतलब ज्यादा में। कोई है निकिता मैम मैम? 12। सेक्शन 12। तो कभी भी अब आपके सामने क्या आ जाए, मीन स्ट्रियस आ जाए, क्या क्या लिखना है आपको। मैंने आपको सब चीजें बता दी कि एक्टस नॉन वो फैसेट मतलब वो वाला कि कोई भी एक्ट गिल्टी एक्ट के बिना, गिल्टी माइंड के बिना गिल्टी एक्ट होना ही ऑफेंस नहीं है। कोई भी एक्ट व्यक्ति को विदाउट गिल्टी माइंड, विदाउट क्रिमिनल नॉलेज, इंटेंशन क्या नहीं बना देता, अपराधी नहीं बना देता। फिर आपने आर वर्सेस ऑल्डे लिखा, आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से आ सकता है, एक्सप्लेन मीन स्ट्रियस। ठीक है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी थोड़ी सी, फिर दूसरा नंबर पे आपने क्या लिख दिया, वो लिख दिया लैटिन मैक्सिम जो हमारा है कि इन ऑफेंस देयर शुड बी गिल्टी माइंड अलोंग विद द गिल्टी एक्ट।
फिर हमने लिखा आर वर्सेस ऑल डे, लिख दिया आर वर्सेस ऑल डे, उसने भी सिमिलर चीज कही थी। फिर आपने लिखा कि ऐसे कौन से ऑफेंस हैं जहां पे ओनली मेंस्ट्रुअस रिक्वायर्ड है। डन। अब इसके बाद में आप क्या क्या लिख सकते हो, बहुत सारे शब्द देखोगे बीएनएस के अंदर, बहुत सारे नेग्लिजेंटली, ये शब्द होते हैं ना, ये पॉजिटिव मतलब नेगेटिव मीन्स मतलब गिल्टी एक्ट वाले, नेग्लिजेंटली, मेलिजेंटली, गुड फेथ, ये सेक्शन 14 है, सबको याद है। रेकलेसनेस और रैशनेस, ये शब्द भी किसके हैं, ये सब मेंस्ट्रुअस के हिस्सा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, ये सब आपको सेक्शन 14 में भी दिखेगा, सेक्शन 12 में दिखेगा भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, वहां पे शब्द लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी की कोई चीज इंटेंशनली की गई है, तो ये सारे शब्द भी आपको लिखकर आने पड़ेंगे। ठीक है, आपका मतलब आंसर के अकॉर्डिंग, यदि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो, सेक्शन 12 का रेफरेंस डाल सकते हो, अलॉन्ग विद आप सेक्शन 13, कोई भी एक्ट इंटेंशनली हुआ है या एक्सीडेंटली हुआ है, तो ये सब मेंस्ट्रुअस के तो हिस्सा है। आप ये सारी चीजें, आप ये सब चीजें देखो। ठीक है, जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगी ग्रॉस नेग्लिजेंसी क्या होता है। तो आ जाइए, ये सब पढ़ा हमने मेंस्ट्रुअस के बारे में, मैंने कहीं डिफाइन कर रखा है क्या? हम्म, तो देखिए अब आता है एक्टस रिया। तो एक्टस रियस का मतलब एक्ट करना नहीं, यदि एक्ट और ओमिशन जो पनिशेबल बाय लॉ है, ठीक है, अकेला एक्ट करना ही नहीं ऑफेंस है, अकेला एक्ट करना ही ऑफेंस नहीं है, ऐसा एक्ट, और अगेन मैंने आपको बताया कि जहां जहां आप एक्ट देखोगे वहां वहां ओमिशन भी देखोगे। जैसे एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है पुलिस वाले की, कि उसको कोई गलत ट्रक आ रहा हो, कोई ट्रक आ रहा हो तो उसको क्या करना है, रोकना है, दिख रहा है उसको 2:30-3 बजे को गश्त लगा के, पेट्रोल मतलब ऐसे करके बैठे हैं, तो उनको रोकना है, तो हो सकता है पुलिस वाले ने क्या कर दिया हो, किसी से रिश्वत खा ली हो और रोका नहीं, तो ऐसे नहीं बोल सकता वो कि मैं तो भूल गया था, मतलब ओमिशन, ऐसा ओमिशन जो लॉ ने पनिशेबल बताया है। तो इन्होंने क्या कहा कि एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, द अक्यूज्ड नीड टू हैव डन समथिंग रिजल्टिंग इन इंजरी टू द प्लेंटिफ और विक्टिम। ठीक है, तो अक्यूज्ड को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे क्या हो, इंजरी हो, हार्म हो प्लेंटिफ को या विक्टिम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से एक्ट हैं जहां पे मेंस्ट्रुअस रिक्वायर्ड नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन में बोला था कि ऐसे कौन से ऑफेंस है, ऐसे कौन से एक्ट हैं जहां पे मेंस्ट्रुअस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ का क्वेश्चन है ऐसे कौन से एक्ट हैं जहां पे मेंस्ट्रुआ रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब केवल आपका एक्ट करना ही, केवल आपका एक्ट करना ही क्या है, ऑफेंस है। किसी को पता है, कोई भी बताइए, किसी को 2-3 भी पता हो तो। बाइगेमी, Waging war. किडनैपिंग। लीजिंग हुआ, बाइगमी हो गया, किडनैपिंग हो गया, तो अब ऐसे नहीं बोल सकते दूसरी शादी कर ली, कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। ठीक है, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। किडनैपिंग, ठीक है, आप किडनैपिंग, भाई मेंस्ट्रुअस है वो, अब ध्यान रखना, एक्टस है, मतलब किडनैपिंग के अंदर ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। ठीक है, तो आ जाइए कौन कौन से ऑफेंस है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, देख लेना इसके अलावा, लेकिन बाकी आप देख लीजिए। देखिए कि wherever there is a strict liability offense, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस आप बहुत सारी जगह देखोगे बीएनएस में आगे, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस, तो है ना, इसको ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है। आप या कभी किसी को याद है कौन से चैप्टर में एक शब्द, ये कौन से चैप्टर में सुनते हैं हम, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस? प्ली हम बार्गेनिंग 289 प्ली सेक्शन। बार्गेनिंग, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग में लिखा हुआ है कि सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है नोटिफिकेशन जारी कर करके कि ये सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस है। पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना कर रहे हो आप कोर्ट में खड़े होकर और मतलब बोल रहे हो कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो ये ओनली एक्टस रिया, मतलब कृत्य, सिर्फ काम, ये जो काम किया ये ऑफेंस है। ठीक है, सोचना ऑफेंस नहीं। तो आ जाइए बाइगमी, ये सब चीजें हो गई, ये थोड़े से मतलब डिटेल्ड है, मैं आपको पढ़ा बताऊंगी कल की क्लास में, आपको बता दूंगी। अब देखो, मतलब ये इंपॉर्टेंट है केस लॉ, अभी नहीं बता रही मैं आपको, आर वर्सेस खानू और आर वर्सेस शॉर्टली।
आते हैं टाइप ऑफ ऑफेंस। टाइप ऑफ ऑफेंस तो क्या कैसे कैसे होते हैं? एक होता है मेले इनसे, और एक होता है मेले प्रोहिबिशन। ठीक है, अब कोई मुझे बताइए, क्या गुजरात में शराब पीना बैन है? गुजरात में शराब पीना बैन है, लेकिन शराब पीना कोई अपराध है क्या? नहीं मैम। ठीक है, तो वो क्या है? मेले प्रोहिबिशन, मतलब इसको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया कि मेले प्रोहिबिशन जिसे स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया गया। शराब पीना कोई अपराध नहीं है, शराब पीना कोई अपराध नहीं है। और मेले इनसे होता है जो अपने आप में ही ऑफेंस है, अपने आप में। तो समझना, क्या शराब पीना मेले इनसे हो सकता है? नहीं, शराब पीना मेले इनसे नहीं है, ये अपने आप में ऑफेंस नहीं है, इसे बनाया गया है गुजरात में। ठीक है, मुझे नहीं पता गुजरात में अलाउड है नहीं है, ठीक है, लेकिन मेले इनसे ऑफेंस। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही थी, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आ जाइए। कि मेले इनसे wrong in themselves means no need of mysterious punishment shall be given wrong merely because they are punished by statute। ठीक है, मैं मानती हूँ एक शब्द है मेले इनसे और एक शब्द है मेले प्रोहिबिशिया। ठीक है, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, मतलब ये दिमाग मतलब लाइक किडनैपिंग, बाइगमी, और मेले प्रोहिबिशिया जिसे स्टैच्यू ने क्या बनाया गया है? स्टैच्यू के द्वारा उसे पनिश्ड बनाया गया है। देखते हैं ये सब चीजें, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट केस है, ये भी हम पढ़ेंगे, इसको बात करें। अब आ जाइए, ये चारों मतलब मैंने आपको 5 केस लॉ बताए जो जो प्रिंस के टाइम के थे ना, आर वर्सेस ऑलडे, ठीक है, आर वर्सेस टॉलसन, अभी हम ऊपर छोड़ के आए आर वर्सेस प्रिंस। ये 5 केस लॉ हम कल पढ़ेंगे। और देखते हैं, अब देखिए, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम। जब आप, अभी तो हम क्राइम के इंग्रेडिएंट्स देख रहे थे, क्या देख रहे थे? क्राइम के इंग्रेडिएंट्स की क्या क्या होना चाहिए क्राइम में, क्या क्या होती है स्टेज क्राइम की। ठीक है, यदि हम कॉमन सेंस में भी देखें, Preparation, attempt, देखिए आ जाइए, सबसे पहले इंटेंशन, सबसे पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए। प्रिपरेशन सेकंड स्टेज, ठीक है, इंटेंशन तो फर्स्ट। इंटेंशन भी कैसा होना चाहिए? क्रिमिनल इंटेंशन इंक्लूड्स क्रिमिनल नॉलेज। ठीक है, तो आ जाइए, तो फर्स्ट वन इज इंटेंशन, फर्स्ट वन इज इंटेंशन कि आपके मतलब फर्स्ट वन इज इंटेंशन, सेकंड वन इज प्रिपरेशन, थर्ड इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट भी एक पॉसिबल अटेम्प्ट और एक इम्पॉसिबल अटेम्प्ट। तो पॉसिबल अटेम्प्ट तो मतलब ऑफेंस कमिट हो गया, और फोर्थ वन इज ऑफेंस। ठीक है, तो क्या क्या स्टेज है? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। ठीक है, याद रख लो, ये पूछा जाता है। स्टेज इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। ठीक है, तो आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? द इंटेंशन इज द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम एंड दिस स्टेज हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड अंडर आईपीसी। ठीक है, तो सबको समझ में, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केवल सोचना ही ऑफेंस नहीं है, केवल इंटेंशन ही ऑफेंस नहीं है, केवल इंटेंशन ही ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसका क्या एक्सेप्शन है अर्चित? अभी पढ़ के आए हम ऊपर, जल्दी से बताओ माइक ऑन करके, अभी पढ़ के आए। जैसे किडनैपिंग, बाइगैमी, ये इसमें नहीं आएंगे। गिल्टी माइंड भी होना चाहिए। केवल मेंस रिया, किडनैपिंग तो एक्टस रिया है, मैंने आपको बोला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, अभी पढ़ कर आए ना, जहां पर एक्टस रिया होना जरूरी नहीं है, किडनैपिंग वगैरह तो मतलब एक्ट हो चुका है। ठीक है, बाइगमी एक्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि जहां पर केवल इंटेंशन से काम चल जाएगा, एक्टस रिया होना जरूरी नहीं है। तो आ जाइए कि केवल सोचना ही ऑफेंस नहीं है। आईपीसी, यहाँ मैं लिखूंगी, इसको बीएनएस कर दूंगी कि कोई, ठीक है, कि intention is the first and initial stage in the commission of a crime and this stage has not been penalized in भारतीय न्याय संहिता। बट एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शन कहाँ देखोगे कि केवल सोचना ही कब ऑफेंस है? सेक्शन 61 का 1 हम पढ़ते हैं, और 120 ए नहीं 120 बी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो आता है प्रिपरेशन, कि
प्रिपरेशन केवल मान लीजिए कि मैं गई बाहर और मैंने जहर खरीद लिया मोहन को मारने के लिए। तो भाई प्रिपरेशन सिर्फ जहर ही तो खरीदा है, एक्टस्टियस तो करा ही नहीं है, मतलब मैंने जाकर मार तो नहीं दिया। केवल प्रिपरेशन, केवल प्रिपरेशन करना ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। 3-4 एक्सेप्शन देखोगे वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, एक पूरा सेक्शन ही है प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, आप लोगों को याद होगा कि इसमें स्पेसिफिकली है प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। मैम ठीक असॉल्ट। है ना, असॉल्ट की डेफिनेशन है प्रिपरेशन। ठीक है, असॉल्ट की डेफिनेशन प्रिपरेशन से स्टार्ट होती है। तो आज ये क्या लिखा हुआ है कि generally preparation is not punishable, generally preparation is not punishable। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिपरेशन पनिशेबल है क्या, तो आपका आंसर होगा कि जनरली पनिशेबल नहीं है, लेकिन फॉलोइंग केसेस वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के युद्ध करने के लिए, वेजिंग वॉर करने के लिए क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इट इज पनिशेबल। फिर ये नीचे 126 था, ऐसी कंट्री जहां पे इंडिया भारत सरकार के साथ में क्या बनी हुई है, पीस बनी हुई है, वहां पे आप डेप्रेडेशन, जो भी इसकी हिंदी होती है, मतलब कोई भी चीजें देख लेना एक बार, कि कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन द एरिया ऑफ एनी कंट्री विच इज एट पीस विद द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और टू कमिट डकैती, प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, अटेम्प्ट। देखिए, डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे अटेम्प्ट की, याद रखनी है डेफिनेशन, क्योंकि पूछा गया आपसे व्हाट इज अटेम्प्ट, तो आप क्या लिख के आओगे, आप क्या कर रहे हो कि ऑफेंस कमिट करने के लिए, मतलब कमीशन ऑफ ऑफेंस में डायरेक्ट मूवमेंट करा है, डायरेक्ट मूवमेंट करा है, समझना। जैसे याद रख लेना, जैसे किसी ने मान लीजिए कि कोई बस में जा रहा है और उसके पैसे चुराने के लिए जेब में हाथ डाला, तो इट इज अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। तो ये क्या है, मतलब डेफिनेशन दिखने में सिंपल लगती है, लेकिन एग्जाम में शब्द नहीं आते, सब सही बता रही हूँ। अटेम्प्ट की डेफिनेशन आई थी, नहीं आया, लिखना नहीं आया था मुझे, लेकिन अब तो इतनी आदत हो गई है, तो क्या लिखा गया है कि एन अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये अटेम्प्ट की डेफिनेशन है कि अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अटेम्प्ट क्या है, ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस के लिए डायरेक्ट मूवमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेज है, प्रिपरेशन के बाद होती है पॉसिबल अटेम्प्ट, मतलब ऑफेंस कमिट हो चुका है भाई, मतलब यदि जेब में किसी ने हाथ डाला और पैसे मिल गए तो पॉसिबल अटेम्प्ट हो गया, तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, ऑफेंस। इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जैसे मान लीजिए कि यहाँ मोहन है, यहाँ पे पारुल के घर में आया वो, और पारुल के घर में यहाँ पे एक लाइक अलमीरा है या कुछ भी है, एक संदूक टाइप की है, टेची टाइप की है, इसको इसको ऐसा लगा कि इसके अंदर सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स। ठीक है, गया ये, गया, इसने खोल भी लिया, तो ये है तो पॉसिबल अटेम्प्ट, लेकिन खाली, इसके अंदर कुछ नहीं था, इसके अंदर कुछ नहीं था, तो ये भी एक ये क्या है, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, कि अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया। ठीक है, आप भारत, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, भारतीय न्याय संहिता में, बीएनएस में कुछ कुछ जगह ही आपको अटेम्प्ट ऑफेंस दिखेगा, मतलब अटेम्प्ट ऑफेंस दिखेगा। कोई बता सकता है कहाँ कहाँ दिख सकता है हमको, जहां पे अटेम्प्ट करना ऑफेंस है, जल्दी से बताइए। मैम मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट, किडनैपिंग में अटेम्प्ट नहीं है पनिशेबल। ठीक है, और जहां पनिशेबल नहीं है, पर्टिकुलर सेक्शन दे रखा है, कोई किसी को याद है तो, इरम आपने पढ़ा है तो बताइए कौन सा सेक्शन है, 511, जहां पे ऑफेंस, मतलब जहां पे अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है, ये आईपीसी का बता रही हूँ मैं, जहां पर अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है, जैसे थेफ्ट, कहीं भी आप अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं देखोगे, कहीं भी आप अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं देखोगे भारतीय न्याय संहिता में, पनिशेबल ऑफेंस।
लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन जो भी इसका सब्स्टिट्यूट वाला सेक्शन हुआ है वहां लिखा हुआ है कि ऐसे जो ऑफेंस हैं जो इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजन से पनिशेबल है, यदि उसका अटेम्प्ट किया गया तो उसको हाफ ऑफ दी जो पनिशमेंट है वो मिलेगी। ठीक है, तो आपको मैंने समझाया कि मोस्टली आप बहुत कम जगह देखोगे जहां पे ऑफेंस के अटेम्प्ट को पनिशेबल बताया गया है। ठीक है, 62 है, निकिता मैम ने बोल दिया। ये 5511 जो सब्स्टिट्यूट होकर 62 ऑफ बीएनएस बन चुका है। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, क्या बोला मैंने कि जहां पर ऑफेंस पनिशेबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मर्डर में 62 लगा कर आ जाओगे, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। भाई जहां पर अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है बीएनएस में, कहीं भी आप देखोगे कि नहीं है, तो कहाँ पे आ जाएगा वो? 62 में आ जाएगा। जैसे अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ठीक है, चोरी हुई, चोरी की आपने अटेम्प्ट करी, कहीं भी नहीं देखोगे तो आपको सेक्शन 62, आपको जजमेंट राइटिंग में क्रिमिनल का क्या है? बेस है बीएनएस, बेस है बीएनएस, तो आपको लिखना पड़ेगा 62 ऑफ बीएनएस 2023 के आधार पर इस व्यक्ति को हाफ ऑफ द पनिशमेंट सजा सुनाई जाती है। ठीक है, तो देख भी लेते हैं यदि कहीं पे लिखा हुआ हो तो सेक्शन 62, यदि एक बार देखते हैं, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। पहले तो समझ में आ गया क्या कि अटेम्प्ट हर जगह पनिशेबल नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जिस ऑफेंस का अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं लिखा हुआ उसको अपन सेक्शन 62 में देखेंगे। मैं एक बार निकालती हूँ 61, पढ़ते हैं, आ जाइए। इसमें नहीं दिख रहा है सेक्शन 62, एक बार डायरेक्ट में देखना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही की वही चीजें लिखी हुई है। देखिए कि whoever commits to attempts to commit an offense, देखो whoever attempts to commit an offense, कि कोई भी व्यक्ति ऑफेंस जो पनिशेबल बाय दिस संहिता उसका अटेम्प्ट करता है, उसका अटेम्प्ट करता है, और जहां पर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दे रखा इस संहिता के द्वारा उसको पनिशमेंट मिलेगा। कितना इम्प्रीजनमेंट मिलेगा? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, और एज द केस में बी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रीजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, देखो आपको कि एक व्यक्ति है, उसने क्या करा? अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स, ठीक है, एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग in the box that there is no jewel in it, he done an act towards the commission of the theft। definition याद करवाइए मैंने कि डायरेक्ट मूवमेंट towards the commission of an offense उसे अटेम्प्ट कहा जाता है, कि इसने क्या करा है? थेफ्ट के लिए टू एक्ट करा है, डायरेक्ट एक्ट करा है, therefore he is guilty under this section, क्योंकि अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कोई भी सेक्शन नहीं दे रखा। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब आ जाइए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन, जनरली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, एक्सेप्शन देखा। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा, फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा इंटेंशन, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा प्रिपरेशन, थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा अटेम्प्ट, एंड द फोर्थ वन इज ऑफेंस। ऑफेंस में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो देखते हैं कुछ लिखा है क्या नोट्स में। attempt and commission, ठीक है, commission। If the accused becomes successful in the attempt to commit the crime, he will be guilty of complete offense। Moreover, if his attempt is unsuccessful, he will be guilty of attempt। ठीक है, और क्या क्या चेंज हुआ है बीएनएस में? देखो मैं सही बता रही हूँ, बीएनएस में मोस्टली 95% चीजें सिमिलर है। पनिशमेंट्स चेंज हो गई है, पनिशमेंट्स चेंज हुए, तो देख लेते हैं क्या क्या चेंज हुआ है।
बीएनएस में सारे के सारे ऑफेंसेस वही हैं जो आईपीसी में थे। मोस्टली इसने कम्युनिटी सर्विस ऐड कर दिया है। सेडिशन अब एक ऑफेंस नहीं रहा है। टेररिज्म को ऐड कर दिया है बीएनएस ने ऑफेंस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ऐड कर दिया है। देखिए पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इनको भी ऐड कर दिया है। ठीक है, वही सिमिलर सी चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्यों इनको, मतलब और क्या चेंज हुआ है, जब हम पीछे मतलब आईपीसी में देखते थे, तो आईपीसी में जो वुमेन के खिलाफ ऑफेंस है, क्योंकि ये कितने 1860 का एक्ट था, यहाँ पे राज्यों को, जो राज्य है उसको पहले दर्जा मतलब प्रायोरिटी दी जाती थी। देखोगे कि चैप्टर नंबर 6 था आईपीसी का, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उन ऑफेंसेस को पीछे दिया गया 375 सेक्शन नंबर। तो ये ऑफेंसेस जो हैं महिलाओं के खिलाफ, चाइल्ड के खिलाफ, इन ऑफेंसेस को आगे कर दिया है। इन ऑफेंसेस को आगे कर दिया। देखोगे आप 60, 63, 64 इसमें रेप की डेफिनेशंस दिखा रखी है। जो राज्य वाले ऑफेंस है वो पीछे चले गए। ठीक है, बाकी क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन नंबर 1 से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम इन सेक्शंस को आगे कर दिया उससे क्या मतलब है? मतलब ये जो अब पहले वाले और पहले जब देखते थे हम आईपीसी में, आगे करने का ऐसा कोई मतलब नहीं है। इनका इंटेंशन ये रहा था कि जो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट महिलाएं हैं, ठीक है, इनको पहले प्रायोरिटी दी जाए। ये ऑफेंसेस आईपीसी में पीछे दिखते थे हमको। ठीक है दीपांशी, ओके मैम। डन। ठीक है, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे डाल दूंगी। Excuse me, ma'am. प्रीत आप मुझे प्लीज कॉल कर लेना, मैं ना